नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर हैं। ये ताजा तरीन बुलेटिन मार्केट आवर्स हो गए समाप्त और अब वक्त है आपको आज की बड़ी खबरों से रूबरू कराने का। तो सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। शानदार ग्लोबल संकेतों से अक्टूबर एक्सपायरी पर बाजार तेजी के साथ बंद। आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर्स में मजबूती। मेडो स्मॉल कैप में रही खरीदारी। सेंसेक्स 213 तो निफ्टी 81 अंक चढ़कर बंद। महिला क्रिकेट के लिए बीसीसीआई का ऐतिहासिक फैसला। महिला खिलाड़ियों को मिलेगी पुरुषों के बराबर मैच फीस। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दी जानकारी। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्री अमित शाह का चिंतन शिविर शुरू। राज्यों के गृह मंत्री और उपराज्यपाल होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कश्मीर पर नेहरू की नीतियों की आलोचना की। कहा, देश ने 7 दशक तक नेहरू की 5 गलतियों का भुगता खामियाजा। अगले हफ्ते तक दोबारा आएगी टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल। टीआरएआई की ताकत फिर होगी बहाल। ओटीटी रेगुलेशन पर आएगी बड़ी सफाई। और टी20 वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी जीत। नीदरलैंड्स को 56 रनों से हराया। 20 ओवर में 123 रन ही बना पाई टीम। भारत की तरफ से रोहित, विराट और सूर्या के अर्धशतक। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी और ऐतिहासिक खबर के साथ और वो ये है कि अब पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान मैच फीस मिलेगी। जी हां, बीसीसीआई के इस ऐतिहासिक फैसले का आज बोर्ड के सचिव जय शाह ने ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट किया कि भेदभाव खत्म करने की दिशा में बीसीसीआई की तरफ से उठाए गए इस पहले कदम का ऐलान करते वक्त या बताते वक्त उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाली महिला क्रिकेटरों के लिए पे इक्विटी पॉलिसी लागू की जा रही है। महिला और पुरुष क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस के साथ हम क्रिकेट में समानता के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए हम आपको बता दें कि इस ऐलान के बाद क्या बदलेगा। इस ऐलान के बाद जो बदलेगा वो ये है कि अब महिला क्रिकेटरों को भी मैच फीस यानी हर मैच में जो फीस मिलती है एक मैच खेलने के लिए वो एक हो जाएगी। मसलन अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अब महिला या पुरुष दोनों को 15 लाख रुपए मिलेंगे हर टेस्ट मैच के लिए। उसी तरह वनडे में अब महिला हो चाहे पुरुष खिलाड़ी हो जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं उनको 6 लाख रुपए प्रति मैच मिलेगा और टी20 के लिए 3 लाख रुपए। टेस्ट खेलने के लिए अगर हम पहले आपको एक आंकड़ा बताएं तो 4 लाख रुपए मिलते थे महिला क्रिकेटरों को जो बढ़ के 15 लाख हो रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट के लिए या माफ कीजिए वनडे और टी20 के लिए उनको एक फ्लैट फीस मिलती थी 1-1 लाख रुपए की जो अब 6 लाख और 3 लाख हो जाएगी। ये बीसीसीआई का सैलरी स्ट्रक्चर है। यहां पर ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। यहां पर अभी भी अंतर रहेगा। ग्रेड ए में 7 करोड़, ग्रेड ए में 5 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ ये पुरुष क्रिकेटरों के लिए है। लेकिन अगर हम महिला क्रिकेटरों की बात करें तो यहां पर अभी भी वो स्ट्रक्चर काफी पीछे है। उनको पुरुषों के मुकाबले कम ये मिलती है। लेकिन जो बड़ी चीज आई है वो आई है मैच फीस में। देखिए ये बता देते हैं, अगर ये हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ये सालाना कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पुरुषों का आपने देखा करोड़ों में है। लेकिन वहीं महिलाओं के लिए भी 3 ग्रेड एबीसी और यहां पर ए के लिए 50, बी के लिए 30 लाख और सी ग्रेड के लिए 10 लाख। चलिए ये बात तो एक अलग हो गई। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है, वो पहले वाला ग्राफिक फिर से लेके आइए जहां पर मैच वाली फीस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने अभी तक महिलाओं को टेस्ट क्रिकेट में औसत 4 लाख रुपए पर मैच मिलते थे जो बढ़ के 15 लाख हो रहे हैं। वनडे और टी20 के लिए उन्हें एक फ्लैट फीस मिलती थी 1 लाख रुपए की जो कि वनडे के लिए अब 6 लाख हो जाएगी और टी20 के लिए 3 लाख। भारतीय पुरुष टीम को जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलती है उनको भी यही फीस मिलती है। यानी अब महिलाओं और पुरुषों में जो मैच फीस है उसमें जो भेदभाव था, उसमें जो अंतर था वो यहां से खत्म हो जाएगा। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है बीसीसीआई का। और आपने हाल ही में देखा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो है
वो एशिया कप में शानदार तरीके से विजय प्राप्त की थी। पाकिस्तान, श्रीलंका, इन तमाम टीम्स को हराया। हाल के समय भी अगर हम भारतीय महिला क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस देखें तो बढ़िया खेले हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वनडे बायलैटरल सीरीजेस हो। महिला क्रिकेट टीम ने बहुत तेजी के साथ अपने आप को सुधारा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को उन्होंने स्थापित किया है। इसके अलावा इस साल BCCI ने यह ऐलान भी किया था कि शायद इसी साल से वो महिलाओं के लिए भी IPL की एक T20 लीग महिलाओं वाली शुरू करने जा रही है। तो महिला क्रिकेट देश में अब तेजी के साथ उभर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्रिकेटरों ने, चाहे मिताली राज हो, हरमनप्रीत कौर हो, स्मृति मंधाना हो, इनकी धाक है, इनका जलवा है और यही कारण है कि BCCI ने कहा है कि अब हम इस असमानता के युग को समाप्त कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप तमाम महिला क्रिकेटर्स भी इसका स्वागत कर रही हैं। मिताली राज ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। आइकॉनिक क्रिकेटर इंडिया की वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और कहा है कि इक्विटी पॉलिसी एक नए युग की शुरुआत है। तो सभी तरफ से इस पॉलिसी का जो है वो स्वागत हो रहा है। अलग अलग क्रिकेटर्स भी और इवन जो पुरुष क्रिकेटर हैं उन्होंने भी इस पॉलिसी का स्वागत किया। हरमनप्रीत कौर जो कि इस समय इंडिया टीम की कैप्टन है, उन्होंने कहा कि आज महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। धन्यवाद दिया है उन्होंने BCCI का और कहा है कि आज ऐतिहासिक दिन है। जय शाह और BCCI दोनों को वो शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। BCCI का भी यहां पर मैसेज साफ है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है, कि यही बात है। और अब ये समान फीस स्ट्रक्चर। चलिए, महिला क्रिकेट झूलन गोस्वामी क्रिकेटर जो कि जिन्होंने बहुत नाम कमाया भारत के लिए, बहुत सारे विकेट झटके हैं, उनसे खास बात की इस मौके पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। हम आपको सुनाते हैं। मैम, BCCI ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है पे पैरिटी को लेकर। इस ओवरऑल डिसीजन को कैसे देखती हैं और खासतौर पे महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रही है? ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है BCCI की तरफ से। जिस तरीके से BCCI ने दिवाली के बाद इतना बड़ा गुड न्यूज़ सुनाया एंटायर वुमेन्स क्रिकेट के लिए इंडिया में, सो बहुत अच्छा लगा सुन के, देख के, बिकॉज बहुत दिनों से बात की चर्चा चल रही थी। बट समहाउ इट्स गेट लिटिल डिले, बट फाइनली दे अनाउंस एंड दिस विल माने सोसाइटी के लिए, वुमेन्स क्रिकेट के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इससे सोसाइटी में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेंगे। क्योंकि हम लोग हर जगह लड़का लड़कियों में भेदभाव करते, इससे काफ़ी कम होगा। हम सब एक ही प्लेटफॉर्म में हैं, एक ही है, इंसान है, एंड स्पोर्ट्स भी हम एक ही खेल रहे, तो रेस्पेक्ट एंड एवरीथिंग इट विल कम नेक्स्ट लेवल। आप महिला क्रिकेट आप रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और आप एक मतलब जो एक चैलेंज फेस होता है जब कोई करियर बनाने की सोचता है क्रिकेट में, खासतौर पर अगर आप लड़की हैं, तो आपको लगता है कि अब आसान होगा, अब ज़्यादा लड़कियां क्रिकेट में आ सकेंगी और ओवरऑल भारतीय क्रिकेट को इससे हेल्प मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में लड़कियों में, यंगस्टर्स में बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इंडियन क्रिकेटर्स को मोटिवेशन मिलेगा। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? आपके देश के संस्थाएं ने आपका सबका पे स्केल सेम कर दिया है, इससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम एज ए यंगस्टर्स आप जब क्रिकेट खेलना शुरू करते हो, एज ए यंगस्टर्स आप जब सोचते हो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, नाउ व्हेन यू विल सी आप वुमेन्स IPL, सेम पे स्केल इन इंडियन टीम, मोर मैचेस और डोमेस्टिक क्रिकेट, अंडर 19 वर्ल्ड कप, इससे यंगस्टर्स जो बडिंग क्रिकेटर्स है उनको भी बहुत अच्छा इनकरेज करेंगे इस गेम को प्रोफेशनली खेले और देश के लिए रिप्रेजेंट करें। मैम, BCCI ने तो ये डिसीजन लिया है, लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं वहाँ भी आपको लगता है कि ज़रूरत है कि इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है और बाकी खेलों में भी इस तरह की पे पैरिटी की ज़रूरत है? बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ। जो BCCI जो डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया, ये सबको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ इंडिया में जितना भी स्पोर्ट्स हो, जितना भी स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडी हो, सबका यही सोच होना चाहिए, जहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। पे स्केल हो या इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ हो, कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कहीं जहाँ पे महिलाएं हैं और पुरुष हैं, दोनों टीम को सेम
प्लेटफॉर्म में उनको रेस्पेक्ट मिले, उनको उनका पे स्केल मिले, उनको सेम ट्रेनिंग का जगह मिले, एंड इससे सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैम एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा, जब आप बडिंग वुमेन क्रिकेटर होते हैं, जब आप क्रिकेट को चॉइस कर रहे होते हैं, उस वक्त फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी बहुत सारी होती है कि हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, अगर हम इंडिया टीम में पहुँचते भी हैं तो भी हम उस लेवल पर पहुँच पाएंगे कि नहीं। अब आपको लगता है कि क्या जो ये फैसला हुआ है इसके बाद पेरेंट भी इंकरेज करेंगे बच्चों को? बिल्कुल, आगे आगे आप देखते जाइए, आप जिस तरीके से वुमेन्स क्रिकेट की ग्रोथ हो रहा है लास्ट 5-6 साल में, आप देखिए कितना कंसिस्टेंस रहा है, कितना क्वालिटी क्रिकेटर इंडियन टीम में आ रहे हैं, सारी यंगस्टर्स क्रिकेटर्स, दे आर सो टैलेंटेड, एंड यही तो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। एट द सेम टाइम जब पेमेंट का स्केल आगे बढ़ जाएंगे, अंडर 19 वर्ल्ड कप है, वहाँ पे आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको आगे जाके IPL जैसे टूर्नामेंट में भी मौका मिलेंगे। सो हर जगह आपको मौका मिलते जाएंगे, एंड इससे पेरेंट्स को भी एक मोटिवेशन मिलेगा, पेरेंट्स भी इंकरेज होंगे, एंड ये बहुत बड़ा फायदा होगा वुमेन्स क्रिकेट के लिए। मैम जय शाह ने भी जो है एक इस पे एक रिएक्शन दिया है कि जो है इससे मदद मिलेगी। आप भारतीय क्रिकेट टीम BCCI को क्या कहना चाहेंगे और भारत सरकार को क्या? आई थिंक BCCI इंटर ऑफिशियल्स, ऑफिस बेयरर्स, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिस तरीके से इन्होंने डिसीजन लिया, जिस तरीके से वुमेन्स क्रिकेट को वो डेवलप करने के लिए जो डिसीजन ले रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, एंड आई एम थैंकफुल टू देम दैट दे हैव टेकन ऑल दिस डिसीजन इन राइट टाइम। तो काफी लंबी चौड़ी बातचीत झूलन गोस्वामी से रोहन ने यहाँ की, और जो बातें उसमें बड़ी थी वो यही निकल कर आई। क्या होगा इससे? जी हाँ, बहुत कुछ होगा। महिला क्रिकेट को एक नया पुश मिलेगा। जो सवाल उन्होंने पूछे कि क्या ज्यादा से ज्यादा लोग अब इनकरेज होंगे क्रिकेट खेलने के लिए, ज्यादा महिलाएं, जी हाँ बिल्कुल आपको नए लोग आते हुए नजर आएंगे। क्या माता पिता समर्थन करेंगे अपने बच्चों का, खासतौर पर लड़कियों का, कि वो जाएं और क्रिकेट खेलें? हाँ, शायद ये उस दिशा में पहला कदम हो सकता है जहां पर इस तरह की चीजें होती हुई अब दिखाई देंगी। लेकिन ऐतिहासिक दिन क्रिकेट के लिए, महिला क्रिकेट के लिए, जहां पर अब विमेंस और मेन दोनों की मैच फीस जो है वो इक्वेट कर दी गई है, एक समान कर दी गई है। चलिए, इस बड़ी खबर के बाद अब आप रुख करेंगे बाजार का। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज रौनक दिखाई दी। अक्टूबर एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद हुए हैं। आज आईटी को छोड़ दे तो सभी सेक्टर इंडेक्स आज जो हरे निशान पर जाकर टिके हैं। आज का कारोबार अगर देखें तो सेंसेक्स 213 पॉइंट चढ़ा और ये 59,757 पे जाके बंद हुआ, और निफ्टी 81 पॉइंट चढ़कर 17,737 पर बंद हुआ है। चलिए मार्केट में और डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, एक अच्छा दिन बाजार के लिए और फिर से एक तेजी का मूव दिखाई दिया। कौन से सेक्टर्स रहे जो एक्शन आज भरपूर था? देखिए, आज बाजार में इंट्राडे थोड़ी बहुत उठापटक आपने देखी। SGX निफ्टी जिस हिसाब से कहानी बयान कर रही थी उससे कहीं नीचे हम खुले, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो मेटल शेयर आज फोकस में थे। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको JSW स्टील, हिंडाल्को दिखेंगे। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में भी आपने 3 से 5% तक की इंट्राडे मूव देखी। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स और पावर ग्रिड जैसे शेयर्स में आपको अच्छी खासी बाइंग बड़े वॉल्यूम्स पे देखने को मिली। लूजिंग एंड पे बजाज ग्रुप के काफी सारे शेयर्स आपको दिखेंगे, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, इसके अलावा एशियन पेंट्स और नेस्ले जैसे FMCG शेयर्स में भी थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा। मिड कैप्स काफी एक्टिव थे आज वायदे बाजार में, खास करके RBL बैंक 10% ऊपर देखा गया। इसके अलावा SJVN, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, नतीजों के बाद PNB हाउसिंग फाइनेंस में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। लूजिंग एंड पे ग्लैंड फार्मा कमजोर नतीजों के बाद लगभग 15% गिरा। नायका, यहाँ बिकवाली बहुत ज्यादा जबरदस्त भारी है, बोनस अनाउंसमेंट के बावजूद यहाँ 5.5% के कट आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैस्टेक और प्रिंस पाइप जैसे स्टॉक्स में 5% की गिरावट दर्ज हुई। चलिए, तो ये थे आज का बाजार का एक्शन। बहुत शुक्रिया यतिन। और बाजार ने आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। बीच में गिरावट आई थी लेकिन बाजार ने फिर अपने आप को उठाकर खड़ा कर लिया। चलिए, हम कुछ और खबरों का रुख करेंगे। टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल पर उठे विवाद को देखते हुए सरकार दोबारा ड्राफ्ट बिल जारी करने की तैयारी कर रही है। अगले एक हफ्ते में लोगों से सुझाव मांगने के लिए एक नया ड्राफ्ट बिल आ जाएगा या आ सकता है। पुराने बिल में कई खामियां थी जिन्हें सरकार दूर करेगी। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, देश के लिए जो टेलीकॉम पॉलिसी रहती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, नई पॉलिसी आ रही है, उसका ड्राफ्ट आया था लेकिन कुछ कारणों के चलते वापस लिया गया। अब नए ड्राफ्ट की तैयारी है, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे?
देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा जो देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पिछले महीने ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है जारी किया था। इसमें कई तरह के रिफॉर्म जो है सरकार इसके जरिए जो है करना चाहती थी, लेकिन इस बिल में कई सारी खामियां थी जिसको लेकर के विवाद जो हो गया था। खासतौर के इसमें ट्राई की पावर जो है उसको हटा दिया गया था। साथ ही साथ जो भी ओटीटी एप्स है उनके लिए एक रेगुलेशन जो है उनको लाइसेंस रिजीम में लाने की बातचीत जो है वो की जा रही थी। और जो दिवाली होने वाली कंपनी है उनके लिए प्रोसेस जो है सरकार ने चेंज जो है वो कर दिया था। लेकिन इसको लेकर के कई सारे विवाद हुए, जिसमें ये कहा गया कि अगर ये बिल एज इट इज लागू हो जाता है तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बढ़ावा, अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार इसको लेकर के अब तैयार है। सरकार इसमें चेंजेस करने की तैयारी जो है वो कर रही है। 30 अक्टूबर तक इस पर सुझाव जो है मांगे गए हैं। उसके बाद सरकार जो एक नया ड्राफ्ट बिल जो है वो लेकर के आएगी, जिसमें कि सारे बदलाव जो है वो किए जाएंगे। जिसमें कि ट्राई की पावर जो है वो उनको दोबारा से लौटाई जाएंगी। जो ओटीटी है उनके लिए क्लियर पाथ रेगुलेशन जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि कौन सी ओटीटी की सर्विसेज जो है इसके अंदर दायरे के अंदर जो है वो आएंगी। तो इस तरह के सारे चेंजेस करके दूरसंचार विभाग दोबारा से एक नया ड्राफ्ट बिल जो है जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसके ऊपर कमेंट्स जो है दोबारा से लोगों के लिए जाएंगे। तो जिससे जितनी भी कंपनियां हैं उनको फायदा होगा। जितने भी ओटीटी एप्स है, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, या उनको इससे फायदा जो होगा। तो जल्द ही अगले एक हफ्ते के अंदर ये नया ड्राफ्ट बिल जो है आप आता हुआ देख सकते हैं। वीक नई पॉलिसी, नया ड्राफ्ट आ जाएगा और वो पुरानी जो भी उसमें एनोमलीज है और जो भी उसमें खामियां रह गई थी उनको दूर करने की कोशिश, और ओटीटी के रेगुलेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इस पर भी स्पेसिफाई होगी। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए असीम। और एक और खबर जो कि आपके काम की वो ये है कि इस बार त्योहारों में हवाई यातायात उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। आपको लगेगा टिकट्स इतने महंगे थे, डिमांड इतनी ज्यादा थी, फिर ये क्या हो गया? जी हां, हवाई किराए अभी भी आसमान छू रहे हैं और दिवाली का उड़ान का आंकड़ा 2019 के बराबर नहीं पहुंच पाया। बात करते हैं अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, इतने महंगे टिकट, इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स की बातें आ रही थी, टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, दाम आसमान पे थे, फिर भी जो अगर आप कह रहे हैं कि ऑक्यूपेंसी उतनी आई नहीं 2019 के मुताबिक, तो हुआ क्या? जी, एविएशन के और टूरिज्म के जो आंकड़े आए हैं वो उम्मीद के अनुसार नहीं है। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार फेस्टिव सीजन काफ़ी अच्छा ट्रैवल होने वाला था और प्री कोविड लेवल को पार करने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक ये 2019 के आंकड़ों को भी पार नहीं कर पाया है। अगर हम इस बार के एयर ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो कोविड से पहले हर दिन लगभग 4 लाख लोग यात्रा करते थे, हवाई यातायात करते थे। वहीं अभी के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो 3.5 लाख के लगभग ही हैं। फ्लाइट डिपार्चर्स की बात करें तो कोविड से पहले लगभग 2900 फ्लाइट डिपार्चर हर दिन होता था, जबकि अभी का जो ताज़ा आंकड़ा है वो 2700 ही है। यानी वहाँ पे भी जो है हम कोविड के पहले के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। एयर फुटफॉल भी कम हुआ है। अगर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 9% कम है कोविड से पहले की बात करें उसके आंकड़े के मुताबिक। तो सारे जितने भी आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों ने उतना ट्रैवल नहीं किया जितना उम्मीद की जा रही थी। और 4 लाख का आंकड़ा उम्मीद की जा रही थी कि उसे हम इस बार पार कर पाएंगे, वो नहीं हो पाया है। हालांकि डिमांड और इंक्वायरीज काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उतने लोगों ने आखिरकार ट्रैवल नहीं किया। और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं 2-3 कारण है। एक तो अभी वर्क फ्रॉम होम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कई लोगों ने इस बार जो घर गए थे वो वापस जो दिवाली सेलिब्रेट करने या जो नवरात्र सेलिब्रेट करने की बात है तो बहुत सारे लोग नहीं गए। हालांकि अभी भी इंक्वायरीज अच्छी हैं ईयर एंड के लिए। तो इस बार जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि शायद ईयर एंड तक जो 4 लाख का आंकड़ा है हम उस समय तक ये पार कर पाए, लेकिन फिलहाल जो है वो एयर फेयर्स 25 से 30% तक ज़्यादा हैं। लोग ट्रैवल करने से थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा बदल सकता है लगभग साल के अंत तक, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। चलिए जी, तो इतना महंगा टिकट, इतनी मारामारी, लेकिन फिर भी प्री कोविड लेवल पर नहीं आए। ये सफर के आंकड़े, रीजन क्या थे, और रोहन ने हमें बताया। बहुत शुक्रिया रोहन। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर और आ रही है दिल्ली से। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अब करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी के फोटो होने चाहिए। कह तो दिया, लेकिन मच गया बवाल। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा।
जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $1 70 रुपए पे होता था। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब राजनीति की दुनिया से कुछ खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सियासी गुगली डाल दी है। कल केजरीवाल ने कहा कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है, इसलिए करेंसी नोट पर गांधी जी के साथ साथ अब लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें भी होनी चाहिए। केजरीवाल के इस बयान का सीधे तौर पर तो कोई भी पार्टी विरोध नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने जोर शोर से केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल पर आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया है। मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी विरोध करते थे, वो आज एक चुनावी मुखौटा लेकर के आए हैं, तो उनको याद रहे कि नरेंद्र मोदी जी सत्य सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसको आप सोचना तो दूर, अब शायद आपका विचार बदले कि आप कम से कम उनका आदर करें और अपने गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को आज ही सस्पेंड कर दो। इसको लगा हो सकता है गुजरात में सांप्रदायिकता की या संप्रदायों की बात करके कुछ मिल जाए, तो उन्होंने लक्ष्मी गणेश जी की बात निकाल दी। भाई, इस तरीके की अगर आपकी राजनीति होती तो कहीं ना कहीं दिल्ली के भी, आपके प्रशासन में भी तो इस बात को आना चाहिए था। और एक बात देखो, आप हर बार ये किसको कोट करता है? इस देश की किसी प्रथा को, इस देश के किसी कामकाज को नहीं, विदेश को। तो केजरीवाल की मांग क्या है? एक चुनावी स्टंट है या केजरीवाल बीजेपी के एजेंडा में सेंध लगाना चाहते हैं? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। नोटों पर लक्ष्मी गणेश, आपका चुनाव विशेष। भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के आज 75 साल हो गए। 1947 में आज ही के दिन महाराजा हरि सिंह के विलय प्रस्ताव को स्वीकार कर कश्मीर में भारत की सेना भेजी गई थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस मौके को याद करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 5 गलतियों को याद कराया है।
ये भूल छोटा मोटा भूल नहीं है, बहुत बड़ा भूल था और उस भूल को जो मिटाने का प्रयास भी किया जा रहा था और एक अलग से नैरेटिव देने का कोशिश किया, उसको सही करना ज़रूरी है। मैंने जो लिखा वो कोई मेरा मत तो है नहीं, ये इतिहास का पन्नों में लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लोकसभा में जो बात कही थी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात रखी थी या यूनाइटेड नेशन में जो लेके गई बात, ये सारे जो मुद्दे हैं ये तो मैंने कोई इसको खोज के निकाला तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और ये देशवासियों का सामने में रखना ज़रूरी था। तो किरण रिजिजू साहब गलतियां याद दिला रहे हैं पंडित नेहरू की और अब इस पर भी राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक का आवाज समाचार के अंदर, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए होगा कमोडी कॉल मनीषा गुप्ता के साथ। नमस्कार।